ये जो फॉरेक्स स्टॉक मार्केट्स थी, इन्होंने मुझे तैयार किया टू अंडरस्टैंड कि ये कंसल्टेंसी क्या चीज़ है, ये प्राइस करेक्शंस क्यों होती हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं। और उसके अंदर मैंने 2011 के अंदर रफली कोई 1 करोड़ रुपया लॉस किया। मैंने अपना जो पहला बिजनेस शुरू किया था ना, दैट वाज बैक इन 1997। इट वाज माय फादर्स बिजनेस एंड इट वाज आल्सो अ सेल्स थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स का शोरूम था। अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब वहाँ पर गया हूँ और मैंने जाके वहाँ पे काम शुरू किया, तो नेचुरली मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। तो मैंने वो लड़कों के साथ में खड़ा हो जाता था जो सेलमैन वहाँ के नॉर्मल सेल कर रहे होते थे। वही महीने डेढ़ के अंदर अंदर, ये एफएससी के बाद की बात है, एंड आई वाज फ्री फॉर अ ईयर, क्योंकि मैं फौज में ज़रा 1 साल के बाद गया था। तो मैंने महीने डेढ़ के बाद सेलमैन ही शुरू कर दिया। तो मैं फ्रिजें बेचता था। शोरूम हमारा अपना था, लेकिन मैं इसमें फ्रिजें, एसी, ये वो वहाँ पे मुझे शौक चढ़ा। मैंने वहाँ पे देखा कि जनाब लोग जो हैं वो जाते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर आते हैं, और इम्पोर्टेड सामान ना, इंडिसेट की फ्रिज होती थी उस वक्त, जनरल की वॉशिंग मशीन होती थी। तो मैंने कहा यार ये वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं 17 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, मैं वहाँ से उठा हूँ। मैंने वहाँ पे ए फॉर्म एक बनता था, जो लोग बाहर से आते थे उनके पास ए फॉर्म होता था। वहाँ से हम जाके ए फॉर्म के गए, हमने वहाँ से मशीनें निकलवाई, वो ला के मैंने रखी। तो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज कि जब मैंने मशीनें ला के रखी तो मैंने अपनी एक प्राइस रखी। अब क्या हुआ कि जब मैं प्राइस को कम करता था मैं बेच देता था। अच्छा, दूसरों लोगों की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती, तो मुझे वो प्राइस नेगोशिएशन थोड़ी सी समझ आ गई। बीच में मैंने क्या किया, एक दफ़ा मैंने ऐसी अपने ज़हन में, मैंने कहा यार रोक लो, उनकी बिक जाने दो। एक कॉमन सी बात थी, मैंने कहा उनकी बिक जाने दो, फिर मैं अपना रेट करूँगा। तो मैंने 15-15 हज़ार की जो मशीन उठाई थी वो मैंने 25-25 हज़ार में बेची। उनका बिक गया माल, ठीक है जनाब। जब उनका माल बिक गया, मार्केट में किसी के पास माल नहीं था, मेरे पास ही 4-5 पड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने उनके अंदर 30, उस वक़्त 30-40 हज़ार रुपए बड़ी अमाउंट होती थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो मैंने अपने फादर को कहा कि यार मुझे ना आप लम्स में भेज दें, मैं करता हूँ बिज़नेस के अंदर एडमिशन। उनको शौक है, उन्होंने कहा नहीं तू फ़ौज ही जा। सो मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में माय फादर एक्सपायर्ड इन 2007, तो मैंने कहा जी मौका मिला फ़ौज छोड़ दो। मैं फ़ौज छोड़ दी। द फर्स्ट बिज़नेस आई स्टार्टेड वाज़ बैटलफील्ड पेंटबॉल गेमिंग ज़ोन 2008 में। उस वक़्त भी बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ इन कंसल्टेंसी, तो मेरा माइंडसेट ही कंसल्टेंसी। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। I have been training Pakistan Army for close quarter combat battles, right? And providing them with this ammunition and simulations, simulated training weapons वगैरह थे हमारे पास। तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था कि जी कि आप जो है वो जो, क्योंकि बाहर गोरा इसको यूज़ कर रहा था। एंड देन वी सेड कि जनाब गोरा इसको आपने वो देखी होगी स्वाट मूवी देखी होगी, जिसके अंदर वो मारते हैं तो पेंट लगता है। सो दे ट्रेनिंग विद दिस, राइट? वो सिमुलेटेड एमुनिशंस थे, वो एक्चुअल वेपन से फायर होते हैं। एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको जो है वो गन्स दे रहे थे, मिसाइल्स दे रहे थे, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग वेपन्स ऑथराइज़ नहीं थे, अमेरिका नहीं देता था। सो वी यूटिलाइज़ दिस इंस्टेड ऑफ दैट कि जनाब एटलीस्ट आपकी वेपन हैंडलिंग टेक्निक नहीं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग टू कॉम्बैट और फायर तो ठीक होगा इससे। सो वी स्टार्टेड यूजिंग दैट। अच्छा, वहाँ से जो है फिर पाकिस्तान आर्मी को हमने पूरे, इस वक़्त भी पाकिस्तान आर्मी के पूरे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स से लेके तमाम जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, उनके अंदर वो हमारा पेंट बॉल जो हमने सप्लाई किया हुआ है 2010 से, आज भी वही यूज़ हो रहा है फॉर क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग। मज़े की बात ये है, आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी का जो क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग का मैनुअल है कि जी कैसे बैटल ट्रेनिंग होनी है, कैसे आपने चार्ज करना है, रूम क्लियरेंस कैसे होनी है, ये कैसे होना है, या ट्रेनिंग कैसे हो, वो भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, और एज़ अ कप्तान लिखा हुआ है। मैं जब एज़ अ कप्तान फ़ौज में था, तो मुझे जीएचक्यू में इज़्ज़त नहीं मिलती थी। जब मैंने फ़ौज छोड़ी थी, तो मैं एज़ अ कप्तान, मैं जब जीएचक्यू में जाता था, तो मुझे बाहर आईजीटीएनडी की गाड़ी मुझे लेने आती थी अंदर। मतलब ये है कि फ़ौज ने मुझे ज़्यादा इज़्ज़त बाद में, छोड़ने के बाद दी, पहले नहीं दी थी। अच्छा, फिर मैंने 2011 के अंदर द अदर थिंग व्हिच आई डिड वाज़ आई वेंट इनटू स्टॉक मार्केट्स, आई वेंट इनटू फॉरेक्स, राइट? जिसके अंदर मैंने बेसिकली ये जो फॉरेक्स स्टॉक मार्केट्स थी, इन्होंने मुझे तैयार किया
टू अंडरस्टैंड कि ये कंसल्टेंसी क्या चीज़ है, ये प्राइस करेक्शंस क्यों होती हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं। और उसके अंदर मैंने 2011 के अंदर रफली कोई 1 करोड़ रुपया लॉस किया। और वो लॉस करके तो मैंने कहा पैसे नहीं है तो क्या करना है? तो मैंने अपना बैटलफील्ड वगैरह क्लोज़ वाइंड अप किया और मैंने कहा कि रियल एस्टेट के अंदर काम शुरू कर दें। बैटलफील्ड वाज़ अ स्लो प्रोसेस, उसके अंदर ठीक है, अच्छा था। लेकिन मतलब इट वाज़न्ट समथिंग कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम बना सकें। तो 2012 के अंदर मैं रियल एस्टेट के अंदर आया और 2012 के अंदर रियल एस्टेट के अंदर आके आई स्टार्टेड ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर। मैं थोड़ा-सा आप सब लोग ये और ये हिस्ट्री है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। शहबाज़ मुग़ल होता था लड़का, वो बीबी उसकी इधर है, उससे आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है? शाहिद मुग़ल होता था, मेजर अली लैंडमार्क प्रॉपर्टीज़ वाले। पहला महीने में मैंने जॉइन किया, मुझे पता भी नहीं था घर क्या चीज़ है, मुझे ये नहीं पता टाइल क्या चीज़ है, मुझे ये नहीं पता। मैं इसलिए मैंने आप लोगों को अब सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, मुझे भी होती थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं ज़हन से निकल जाती थी। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, वो ठीक-ठाक बड़ी कंपनी थी उस वक़्त, 18, 20, 25 लोग बैठते थे और अच्छा काम कर रहे थे 2012 के अंदर। उनकी घरों की टीम के अंदर 2 बंदे थे, शहबाज़ मुग़ल, शाहिद मुग़ल। 1 साल हो चुका था, उनसे एक सेल नहीं हुई थी। मैंने सबसे पहले आप लोगों की तरह बेचना नहीं शुरू किया। मैंने सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग। आज ये बात समझ लें, सेल्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने क्या किया, मैंने उसको पहला महीना मैंने जाके देखा, बैठा रहा चुप करके। अगले महीने मैंने कहा जी कुछ नहीं करना मैंने कहा जी मैंने ज़मीन का एक पैकेज लिया, वो भी मैंने अपने पैसों से लिया, मुझे वो कंपनी ने पैसे नहीं दिए। मैंने अपने पैसों से पैकेज लिया, मैंने उसको जब पकड़ के वहाँ पे जो है ना मैंने लड़कों को बिठाया, मैं कहा तस्वीरें ला के देते रहो मुझे। उस वक़्त ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे थे। मेरी अंग्रेज़ी ठीक थी, चीज़ें कुछ सीख थी, मैंने ज़रा अच्छे तरीके से लिखना शुरू किया, तस्वीरें अच्छी-अच्छी लगा के खुद से मैंने कोई 50 साल 30-40 लिस्टिंगें लगाई। अब वो क्या हुआ कि जो बंदे देख रहे थे, उन्होंने कहा यार ये बंदा इसकी इसने हर चीज़ जेन्युइन लिखी हुई है। यानी हर एक का मैं अलहदा-अलहदा एक ही छापा नहीं मार रहा था ना। मुझे हर घर का पता था, मैं लिखता था कि यार ये घर ये है। अभी दिस इज़ द फर्स्ट मंथ जब मैंने सबसे पहला काम ये किया, 10-15 दिनों में मैंने ये 20-30 लिस्टिंगें डाल दी, जो मुझे घर पता थे। मुझे एक दिन कॉल आती है बंदे की, मैं कहता हूँ जी ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने घर भी नहीं मतलब ऐसे ही जाके बस एक बार देखा हुआ था। मैंने उसको गाड़ी भेजी, वो आ गया, आके बैठा मेरे साथ, मैंने सर अच्छी तरह मिला-मुला, उसने बात की अच्छे तरीके से। उसने कहा जी घर दिखाएँ, मैंने शहबाज़ शाहिद को कहा, मैं कहा जाओ ये कार दिखाओ। वो तो घर दिखा के आए, वापस आए, मैंने कहा सर अच्छे लगे आपको घर? कहता हाँ यार ये वो 2 मैं ये फलाना अच्छा लगा, फलाना अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी आप मुझे बताएँ क्या करना है? अल्टीमेटली बेटर वो पहले महीने में मेरी डील हुई, जो उस वक़्त आई स्टिल रिमेंबर, हमें 12-13 लाख रुपया उस डील में से बचा था। ठीक है? जो 12-13 लाख रुपया 2012 में वो ठीक-ठाक वैल्यू थी। मैंने कहा यार ये तो ठीक है। ना मुझे घर का पता था, ना मुझे पता था टाइल कौन-सी है, ना मुझे ये पता था बाथरूम में फिटिंग्स कौन-सी है, ग्रोही क्या है, ये वो दायमे कुछ नहीं पता था। इसका मतलब ये है कि जी कि आप सेल सिर्फ़ पर्सनल रिलेशनशिप पे करते हैं। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो तो उसको इंजीनियर से भी मिल सकती है, वो उसको आर्किटेक्ट से भी मिल सकती है, वो उसको किसी चीज़ से भी मिल सकती है। असल में आप हैं सर्विसेज़ सेक्टर के अंदर। आपने काम है फैसिलिटेट करना, आपका काम है उसको हेल्प आउट करना, आपका काम है उसको इस तरह ट्रीट करना, आपका काम है उसको कहना कि यार ये मैं तुझे नेगोशिएशन तेरी अच्छी कर दूँगा। अच्छा, बहरहाल उस साल के अंदर, पहले साल के अंदर वी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये क्या। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ पोर्टल। तो मैंने 2013 के अंदर इमलाक डॉट कॉम का बुनियाद रखी एंड थॉट कि मैं ना ज़मीन की तरह का पोर्टल बनाता हूँ। आई स्टार्टेड मेकिंग, मुझे आइडिया नहीं था। क्या हुआ? मैंने बंदे रखे, चीज़ें रखी, साल में नुकसान किया, फिर मैं फ़ारिग हो गया। मैं कहा ये तो करोड़ रुपया पहले साल कमाया था। तो मेरा पहले साल का रिकॉर्ड है कि पहले साल में सन 2012 के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपया नकद कमाया हुआ है और फिर 2013 में 1 करोड़ रुपया नकद साहब का है। ठीक है? पोर्टल खोला, बंदे रखे 7, 8, 9 घरों की टीम रखी। मैंने कहा जी अब मैं नहीं जाऊँगा, ये लड़के जाएँगे। मैं अब बड़ा परेशान हूँ कि यार मैं सारा कुछ वही कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी वही कर रहा हूँ, सारा कुछ वही कर रहा हूँ। सिर्फ़ ये है कि अब मैं क्लाइंट के साथ घर दिखाने नहीं जा रहा। ये जा रहे हैं, डील ही नहीं हो रही। मैंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लिया है। अब इनको मैं अब मैंने सोचा मैं बॉस बन गया ना, सेठ बन गया हूँ ना तो करेंगे। अब ये जाते थे, इनसे नहीं क्लाइंट क्लोज़ होता था। साल गुज़र गया, मैं कहा यार ये तो मतलब है कि जब मैं जो आ रहा था उससे भी गया हूँ, चीज़ें मैंने क्या की हैं। अच्छा मैंने बहरहाल उस वक़्त इसका अल्टीमेटली मैं ये नहीं कर सका मैनेज।
वेबसाइट भी मेरे से नहीं समझती कि एसईओ भी करने होते हैं, कुछ ये भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैंने बनाया, उस वक़्त मैंने एक यहाँ पे वो बेसिकली हमने मैंने थी कि जी कि ऑक्शन के प्लॉट्स आप इधर लगा दें और डीलर्स आपस में ट्रेडिंग कर सकें ऑन दैट वेबसाइट। डीलर्स को भी काफ़ी हमने एक्टिवेट कर दिया, पर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हम उसको फाइनेंशियली हम नहीं लेके आ पा रहे थे, ना फाइनेंशियल मॉडल, पैसे कोई नहीं दे रहा था हमें। तो फिर 2013 के अंदर मैंने कहा यार ये तो मैं इसको नहीं सस्टेन कर सकता इस तरीके से, तो मैंने दोबारा से अपना कंसल्टेंसी का और चैप्टर ये शुरू किया और वहाँ पे शुरू उस वक़्त मैंने अपनी पहली हाई राइज़ बिल्डिंग का डील की। मुझे उस वक़्त किसी ने मेजरली ने मुझे कहा कि यार ये आसिफ कमाल था, इसका ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर, इसकी बिल्डिंग है ये वो। मैं उधर गया, बिल्डिंग देखी, मैंने कहा यार हाँ, ये क्या प्लॉट प्लॉट ये क्या गंदा काम लोग ये लगे हैं, प्लॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सारे चूड़े बैठे हुए हैं इधर 1200 और 12,000 और प्लॉट बेच रहे हैं और हर गंद है अंदर, कोई किसी को प्राइस कम कर रहा है, किसी को काट रहा है, कोई डाटा माफिया। मैंने कहा असल काम तो ये है कि एक प्रॉपर एक रियल एस्टेट है, एक प्रॉपर चीज़ है, बिल्डिंग है। तो मैंने इसको जो है वो क्या उठाया, मैंने कहा कि यार ये है। तो मैंने वो पहला उनका ऑफिस एक 5,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस 5 करोड़ रुपए का उस वक़्त मैंने वो सेल किया। जब वो मैंने सेल किया मैंने कहा यार ये पैसे भी अच्छे आए, चीज़ें भी अच्छी आई, काम भी सुथरा था, क्लाइंट भी अच्छे थे। था लेकिन बड़ा मतलब स्लो था ना उस वक़्त, इतनी बिल्डिंग्स में इतना काम नहीं था। वहाँ से थोड़ा-सा 2015 में मैंने इंडिपेंडेंटली Mlack.com खोल ली। 2014 में कंसल्टेंसी की तरफ मैं ले आया इसको कि जनाब मैं ब्लॉग लिखना शुरू, मैंने कहा यार प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे ये था कि यार ये ब्रोकरेज नहीं करनी, ये प्लॉट बेचने से इसने ये वो जनाब सेलमैन नहीं बनना। सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग जहाँ पे आप उनको लोगों को गाइड कर सकें कि जी कि कब प्रॉपर्टी खरीदनी है। क्योंकि मुझे वो पुराना जो एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट्स का, सो उसने मुझे थोड़ा-सा सिखा दिया हुआ था कि यार मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, क्यों जाती है, ऊपर नीचे क्यों आती है। तो सिमिलरली मैंने वही ना चीज़ें देखी कि वही हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में भी सिमिलर टिपिकल वही चीज़ें ट्रेंड्स थे कि नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। तो 2015-16 का जब मैंने देखा ना साइकिल, मैंने कहा ये तो वही हालात चल रहे हैं। तो इसका मतलब फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि रिसर्च फिर मैंने वो लिखे, ब्लॉग भी लिखे कि जी पहला अप ट्रेंड साइकिल कब आया, फिर 4 साल के फिर डाउन ट्रेंड साइकिल रहा, फिर अप ट्रेंड आया। तो टिपिकली जब आप जाते हैं तो 92 से लेके आपको अभी तक 2021-22 तक 5-6 ट्रेंड्स अपवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, 92-93 में अपवर्ड ट्रेंड था, फिर 2002 97-98 में भी रहा, तकरीबन हर 6 से 8 साल के बाद एक ट्रेंड इस तरह का बन रहा है। फिर 2004-5 के अंदर आया, फिर उसके बाद 2012-13 में आया, फिर 2016 15-16 का था, फिर 2020-21 का आया। तो वेरिएशन है टाइम पीरियड की, लेकिन बहरहाल इन एनी केस वो चल रहे हैं। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। 2016 के अंदर जो है जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो प्लॉटों को रगड़ा ले, मैं कहा मैं तो अभी कारोबार में आया हूँ। मैं आया हूँ तो इन्होंने बेड़ा-गर्क कर दिया है। अब इन्होंने कहा जी प्लॉट नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त थे आईएमएफ के अंदर और उन्होंने मुझे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी का ही है। मैंने वहाँ से थोड़ा-सा इकोनॉमिक लेसन्स लेने शुरू किए। उन्होंने कहा ये बड़ा मसला है, लोग प्लॉट में ब्लैक मनी फेंक देते हैं। चीज़ें हैं तो इवेंचुअल असल मार्केट तो हाई राइज़ की है और प्रोडक्टिव रियल एस्टेट की है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्पेशली यहाँ पे कल्चर डेवलप हो गया बिकॉज़ ऑफ ब्लैक मनी और लोग समझ रहे हैं उसमें गैम्बलिंग में लोग पैसा कमा रहे हैं दैट दे आर डूइंग, दे वो असल रियल एस्टेट की तरफ वो आ ही नहीं रहे। 2016 के अंदर इसी तरह से ये पहली एक बिल्डिंग लॉन्च हुई इंडिगो हाइट्स के नाम से, राइट? ये दिस वाज़ लाइक द फर्स्ट ट्रेंड सेटिंग बिल्डिंग इंडिगो ने की थी, ठीक है? ब्रिगेडियर अब्बास जो थे वो सीईओ थे उसके, तो कुछ थोड़ा-सा ताल्लुक था, कुछ उनको पता चला, उन्होंने कुछ मेरे ब्लॉग पढ़े हुए थे। वो भी लोग हमारे कुछ फ़ैन थे उस वक़्त, इस तरह के भी जो डेवलपर बन रहे थे, तो ब्लॉग्स हमारी जी तो उन्होंने कुछ मुझे डीएचए की प्रॉपर्टीज़ दी कि ये करो, ये करो, ये करो। फिर मैंने उनको कहा कि आप डीएचए की तो दे रहे हैं, मुझे ये इंडिगो भी दें ना, मैं बिल्डिंग्स की तरफ आना चाहता हूँ, मैं आई डोंट वांट दिस। वहाँ पे हमने पहले उनसे लिया और इंडिगो हाइट्स वाज़ लाइक फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट। पहले उसको ज़मीन ने किया था कुछ अर्सा, फिर ज़मीन से इनका ख़त्म हो गया था। उसके बाद 6 महीने के लिए हमारे पास भी रहा है वो प्रोजेक्ट, व्हिच वाज़ नॉट अ बिग, हमने कोई बहुत बड़ी सक्सेस वहाँ पे हासिल नहीं की, बट बेसिकली क्या था कि हमने लर्न बहुत किया कि यार क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, मार्केट कैसे करना है। फिर 2018 के अंदर गोल्ड क्रस्ट मॉल लॉन्च किया ज़मीन ने। जब गोल्ड क्रस्ट मॉल लॉन्च किया तो मैं तैयार था इस सेंस में कि यार मैं बिल्डिंग्स में समझ आ गई हुई थी। मैंने कहा यार अब इधर तो मैंने नहीं छोड़ना, ये तो डीएचए मेरा होम ग्राउंड है, ठीक है? और ज़मीन के जो है वो टीम पूरी बैठी हुई थी उधर। हमने
फॉर्मूला निकाला, हमने मार्केट करना शुरू किया, हमने सेल शुरू कर दी। जो बंदा प्लॉट लेने आता था उसको हम अपार्टमेंट देना शुरू कर दिया, वो लोगों ने लेना भी शुरू कर दिया। वो हमने कोई 20-25 बेचे, तो ज़मीन के अंदर से भी ये बात निकली कि जनाब ज़ीशान अली खान कह रहा था कि यार वो इमलाक बेच रहा है तो ज़मीन वाले नहीं बेच रहे। तो वहाँ पे मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपर जो है वो खुद बेच रहा है तो इसका मतलब है आप नहीं बेच सकते। तो मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें चेंज की थी। मैंने उसमें ये चेंजेस चेंज की थी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज़ दे दी थी। लोगों को सिर्फ ये समझाना था कि आपने सेलमैन से लेना है या कंसल्टेंट से लेना है। सेलमैन आपसे कमीशन कमाना चाहता है। हम आपको वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं जो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर भी कुछ ऐसे अपार्टमेंट होंगे जो सेलेबल होंगे, जो कल को अच्छा रिटर्न देंगे, कुछ है जो नहीं देंगे रिटर्न। और वही हुआ। आप देखेंगे 900 साढ़े 900 स्क्वायर फीट वाले 1 बेडरूम के अपार्टमेंट पिट गए। 500 600 स्टूडियो 1000 1100 1200 का 2 बेड वो चला। तो हमने शुरू ही वहाँ से कि स्टूडियो बेचे, फिर हमने जो है वो क्या कहते हैं मतलब जितने भी हमारे पास अवेलेबल थे उसके अंदर हमने स्टूडियोज़ भी लिए, फिर हमने ये 2 बेड के 1100-1200 वाले बेताशा सारी मेरी इन्वेंटरी हुई थी। और वो आज देखें वही सबसे अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं। जब यहाँ से हम निकलते हैं तो डाउनटाउन मॉल हसन ने उसने देखा कि मलाक परफॉर्म कर रही है, हमारा इससे पहले भी ताल्लुक था थोड़ा-सा। तो इन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ ये डाउनटाउन मॉल करें। 2019-20 में जो है वो डाउनटाउन मॉल हमारे पास आ गया। वो अल्टीमेटली येस दैट प्लेड अ बिग रोल एज़ वेल इन मेकिंग अस एज़ अ मतलब इट्स नॉट कि ये वन डे का नहीं, ऐसे जैसे सवेरे उठे तो ऐसे कहीं बिल्डिंग बेचना शुरू कर दिया। इट वाज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। वहाँ पे हमने कोई 90 में से जो है वो 30-35 अपार्टमेंट हमारे इमलाक ने बेचे और अच्छे बेचे, हमने सारा कुछ उसका काम किया। उसने हमें काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश कर दिया कि हम बिल्डिंग्स बेच सकते हैं। हमारा क्लाइंटेल बनना शुरू हो गया, हमारी चीज़ें बन रही थीं। फिर 2020 में आ गया कोविड। कोविड के बाद अगस्त की एग्ज़ैक्ट डेट है, मुझे सीईओ गोल्ड क्रेस्ट का फ़ोन आया। अच्छा, हुआ ये कि जब मैंने इतना बेचा ना गोल्ड क्रेस्ट तो सीईओ के साथ दोस्ती हो गई वैसे। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन से बेहतर तो ये कर रहा है काम, अकेला लड़का और बाहर बैठ के। वो यहाँ से हम उठे हैं और हमने जाके जनाब उन्होंने मुझे बुलाया कि यार नीचे कमर्शियल आया। सो दैट वाज़ एक्चुअली माय फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट और वो बड़ा प्रोजेक्ट था। यानी गोल्ड क्रेस्ट का कमर्शियल बेचना, रेज़िडेंशियल नहीं कमर्शियल। मैं कहा जी कर दूँगा। 2020 के अंदर जो है वो हमने पहला अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट उठाया। ठीक है जनाब, एक्सक्लूसिवली उठाया और सबसे अच्छी उसकी कामयाबी की बात ये थी, ये सक्सेस स्टोरी हमारी ये थी कि डीएचए का ज़मीन के अलावा वाहिद कंपनी थी जिसने एज़ एन एक्सक्लूसिव डीएचए का एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लिया। और हमने वो 3 महीनों के अंदर जो उन्होंने हमें अरब रेड अरब की इन्वेंटरी कही थी, हमने 3 महीनों में बेच के फ़ारिग कर दी। जब ये हमने कर लिया तो 2021 में जो है वो 66 वाज़ लाइक अ कॉन्सेप्ट के सलमान वाज़ अ प्रीवियसली वो 5-6 साल 4-5 साल से मेरे साथ अटैच था। वो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कर रहे थे। डीएचए में इधर दाएँ-बाएँ आगे पीछे उसी का प्लॉट था। मैंने उसको मैंने कहा क्या कर रहे हैं? मैं कहा बिल्डिंग बनाते हैं। और वो फिर बिल्डिंग हमने उसने भी हिम्मत की, हमने भी हिम्मत की, चीज़ें बनाई, हौसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र तक इतनी क्लाइंटेल हमारी बिल्डअप हो चुकी थी। उन्होंने इनिशियली हमारे पास जो है वो हमें पुश भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर 66 की बुनियाद यहाँ से। सो दिस इज़ जनरली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है